हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो में। मैं परवीन सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में रीड लेवल 2 के लिए साइंस के अंतर्गत जो आप लोगों के टॉपिक दे रखा था, एक अम्ल, सार और लवण, उसके बारे में हम कंप्लीटली डिटेल बात कर चुके हैं। आज ये हमारा उसका लास्ट लेक्चर रहेगा लवणों के उपयोग के बाद में। मैं इसी लेक्चर में आगे बात करूंगा ऑक्सीजन गैस के बारे में, जो कि आप लोगों के नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लवण आता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी कि आपका NaCl, क्या आ जाएगा NaCl। तो सोडियम क्लोराइड के उपयोग कहाँ कहाँ किए जाता है? तो मानव आहार का आवश्यक अंग है। आवश्यक अंग क्यों है? क्योंकि भाई साहब जो नमक है ना, उसी को कहा जाता है सोडियम क्लोराइड। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। सोडियम क्लोराइड को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? आप लोगों के नमक कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ता हूं आगे। तो नेक्स्ट आप लोगों के आता है अचार के परिरक्षण में। तो आप लोग जानते हैं कि जो अचार होता है दोस्तों, आप लोग जो घर पे खाते हैं, जो आपके अलग अलग प्रकार के अचार बनाए जाते हैं, तो उन अचारों के परिरक्षण में उनकी जो सुरक्षा करने के लिए वो खराब ना हो, उसके लिए हम उसमें क्या करते हैं दोस्तों? तो नमक की मात्रा उसमें मिलाई जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। और मांस और जो मछली होती है उसके संरक्षण में भी सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि आप लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? NaHCO3। कौन आ जाएगा? NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कहाँ होता है? तो रसोई घर में पेट की अम्लता को दूर करने के लिए, जो आपके पेट में एसिडिटी वगैरह हो जाती है ना हमें कभी कभी, तो हम इसी उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज कर सकते हैं, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेकिंग पाउडर के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, और अग्निशामक यंत्रों में हम सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों के लिए दोस्तों जो आता है यौगिक, वह है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3, और Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कपड़ों की धुलाई में किया जाता है। जो आप कपड़े धोने के लिए सोडा यूज करते हैं वो सोडियम कार्बोनेट ही होता है। कांच के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। कास्टिक सोडा के निर्माण में भी हम सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं, और अपमार्जक चूर्ण के रूप में भी हम सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। तो आप लोगों को मैंने कौन से लवण बताए? पहला बताया सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? तो मानव आहार का एक आवश्यक अंग है, जो कि नमक ही कहलाता है। आचार के परिरक्षण में उपयोग किया जाता है। मांस एवं मछली के संरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। फिर बताया सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3। इसका उपयोग रसोई घर में किया जाता है, पेट की अम्लता को कम करने के लिए करते हैं, और आप लोगों के बेकिंग पाउडर के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, और अग्निशामक यंत्रों में भी हम NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट लवण की बात करी मैंने, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। और सोडियम कार्बोनेट का यूज हम कपड़ों की धुलाई में, कांच निर्माण में, कास्टिक सोडे के निर्माण में, अपमार्जक चूर्ण के रूप में भी सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारे लवण आता है दोस्तों पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि आपका KNO3। क्या आता है? KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। इसका उपयोग गन पाउडर के रूप में किया जाता है। जो आपकी गन होती है ना, उसके अंदर जो गोली वगैरह होती है, उसमें बारूद भरने के लिए जो गन पाउडर है वह पोटेशियम नाइट्रेट ही होता है। आपके आतिशबाजी करने में जो आप पटाखे वगैरह फोड़ते हैं, वहां पर भी आप किसका यूज होता है? उसमें पोटेशियम नाइट्रेट का ही यूज होता है। कांच के उद्योग में भी पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है, और उर्वरक के रूप में भी इसका किया जाता है। उर्वरक जो कि आप लोगों के प्राकृतिक न होकर के कृत्रिम खाद होता है। ये उर्वरक क्या होते हैं? कृत्रिम खाद होते हैं, जो कि हम रासायनिक तरीके से बनाते हैं, और इसका उपयोग खेत में क्या करने के लिए किया जाता है? उपज बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो उर्वरकों में भी किसका उपयोग किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4। ठीक है, और कॉपर सल्फेट का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? तो कीटाणुनाशक के रूप में, कीटाणुओं के नाश करने के लिए भी हम कॉपर सल्फेट का उपयोग करते हैं। विद्युत लेपन में कॉपर सल्फेट का उपयोग किया जाता है। रंगाई छपाई का जो उद्योग होता है, जहाँ कपड़ों को रंगीन बनाया जाता है, उनके ऊपर कुछ अलग अलग प्रकार की आकृतियों को उत्कीर्ण किया जाता है, छपाई की जाती है, वहाँ हम कॉपर सल्फेट का उपयोग करते हैं। और कॉपर के शुद्धिकरण में, जब हमें प्राकृतिक रूप से हम कॉपर को प्राप्त करते हैं, ठीक है, उसी कॉपर को शुद्ध करने के लिए, कॉपर के शुद्धिकरण के लिए हम कॉपर सल्फेट का उपयोग करते हैं। CuSO4 का उपयोग किया जाता है कॉपर के शुद्धिकरण में। ठीक है, बात समझ में आ गई? कौन कौन से लवण की बात हुई? सोडियम क्लोराइड,
सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट। और नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों पोटास एलम। कौन सा आता है? पोटास एलम। पोटास एलम का फॉर्मूला मैंने कल भी बताया था और कैसे याद करना है वो भी बताया था कि K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। मैंने आप लोगों को इसी प्रकार से याद करवाया था K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ठीक है, यही है पोटास एलम का फॉर्मूला। इसका उपयोग किया जाता है जल के शुद्धिकरण में। कॉपर के शुद्धिकरण में किसका उपयोग करोगे? कॉपर सल्फेट का। पोटास एलम में किसका उपयोग करो? पोटास एलम का उपयोग कहाँ होगा? जल के शुद्धिकरण में। जो आप जल पीते हैं ना, वाटर H2O, उसके शुद्धिकरण में। औषधि निर्माण में भी हम पोटास एलम का उपयोग करते हैं। रंगाई में रंग बंधक के रूप में, यानी कि रंग जो होता है ना, रंग बंधक, जिससे आपके रंग ज़्यादा मतलब कठिन होता जाता है या ज़्यादा मतलब चमकीला होता जाता है, रेड एकदम चमकीला सा, बहुत ज़्यादा रेड नहीं होता, उस प्रकार के जो रंग बंधक होते हैं, जो गहरे रंग बनाए जाते हैं, वो वहाँ पर भी हम पोटास एलम का उपयोग करते हैं। और आप लोगों के अगर चलते हुए कभी कहीं से पत्थर लग गया, कहीं स्क्रैच आ गया, कभी आपने शेविंग करते हुए आपके जबा मतलब जो है मुंह पर ब्लडिंग हो जाती है, ठीक है, तो जो अंग कट जाए अगर थोड़ा सा भी और उससे अगर ब्लडिंग होने लगती है, खून आने लगता है, तो उस खून को रोकने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं? पोटास एलम का ही उपयोग करते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि अगर आप लोगों से इस प्रकार से यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आप तो आपके हाथ पे जो आपके पत्ती है, जो इसको आप कहते हैं ब्लेड, उसके माध्यम से थोड़ा सा स्क्रैच आ गया और खून आ रहा है, तो आप किसके माध्यम से खून को रोकने का प्रयास करेंगे? तो हम पोटास एलम का उपयोग करेंगे। पोटास एलम का फॉर्मूला क्या है? K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। और इसका उपयोग चमड़ा उद्योग में भी किया जाता है। पोटास एलम का उपयोग और कहाँ किया जाता है? पोटास एलम में जो है इसका उपयोग चमड़ा उद्योग में भी किया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए एक बार मैं पूरे रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले पढ़ा सोडियम क्लोराइड, यानी महानव आहार के रूप में आवश्यक रूप से उपयोग होने वाला नमक जो है उसे सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। आचार के परिरक्षण में उपयोग किया जाता है। मांस मछली के संरक्षण में किया जाता है। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 रसोई घर में पेट की अम्लता को दूर करने में, बेकिंग पाउडर के रूप में, अग्निशामक यंत्रों में। सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 कपड़ों की धुलाई में उपयोग किया जाता है। कांच निर्माण में, कास्टिक सोडा के निर्माण में, अपमार्जक चूर्ण के निर्माण में। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 इसका उपयोग गन पाउडर के रूप में, आतिशबाजी के सामान बनाने में, पटाखे वगैरह बनाने में, कांच उद्योग में उर्वरक के रूप में। कॉपर सल्फेट CuSO4 डॉट 5H2O, या आप कह सकते हो CuSO4 डायरेक्टली भी याद रखिए। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो कीटाणुनाशक के रूप में, विद्युत लेपन के रूप में, आपके रंगाई चपाई के उद्योग में, और आपके कहाँ यूज होगा? कॉपर के शुद्धिकरण में। लास्ट हमने पढ़ा पोटास एलम K2SO4 होल थ्राइस K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। इसका उपयोग जल के शुद्धिकरण में, औषधि के निर्माण में, रंगाई में रंग बंधक के रूप में, शरीर के किसी भी अंग पे जो अगर ब्लडिंग कभी हो जाए तो उसको खून को रोकने के लिए हम पोटास एलम का उपयोग करते हैं। और चमड़े के उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों ऑक्सीजन गैस के बारे में। किसके बारे में? ऑक्सीजन गैस के बारे में, जो आपके टॉपिक दे रखा है, स्पेशली मेंशन है, तो आप टॉपिक डालिए ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो अब बात करेंगे ऑक्सीजन गैस के बारे में। तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन गैस, एक सेकेंड, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन गैस जो है दोस्तों, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है आवर्त सारणी में O से। ऑक्सीजन गैस को आप आवर्त सारणी में किस रूप में लिखते हैं? O लिखते हैं उसके लिए। ठीक है, ये ऑक्सीजन गैस आवर्त सारणी के 16वें वर्ग में पाई जाता है। कौन से वर्ग में? 16वें वर्ग में ऑक्सीजन गैस पाई जाती है आवर्त सारणी में। ये बात आपको याद रखनी है। इसके साथ में 16वें वर्ग में क्या क्या पाया जाता है? तो O S C T पो, ये ट्रिक है, याद रखिएगा कि 16वें वर्ग में आवर्त सारणी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं?
तो OH से टीपो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ये टोटल आपके 5 तत्व है जो सोलहवें वर्ग में पाए जाते हैं। तो ये ऑक्सीजन के साथी है सोलहवें वर्ग में पाए जाने वाले, ठीक है। और जो आपका दोस्तों स्टार्टिंग के ये जो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम, ये चार जो है ना, इन चारों को क्या कहा जाता है? तो इन चारों को आप एक अन्य नाम से भी जानते हो और वह नाम है दोस्तों आपका कैल्कोजन। क्या नाम है? कैल्कोजेन, ठीक है। क्या कहा जाता है? कैल्कोजन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कैल्कोजन वे होते हैं जो अयस्क बनाते हैं। अयस्क, एक सेकेंड, क्या करते हैं दोस्तों? अयस्क बनाते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। तो ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, ये क्या करते हैं? कैल्कोजन कहलाते हैं क्योंकि ये अयस्क बनाते हैं। तो ऑक्सीजन का पहला क्वेश्चन, इसका प्रतीक क्या है? तो इसका प्रतीक तो है दोस्तों आपका O। पहला क्वेश्चन यहीं से सिंपल उठ सकता है। सेकंड, ये आवर्त सारणी में कौन से वर्ग में पाया जाता है? 16वें वर्ग में। इसे किस नाम से भी जाना जाता है? कैल्कोजेन के नाम से भी, क्योंकि ये अयस्क बनाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो ऑक्सीजन गैस है, इस ऑक्सीजन गैस की खोज कब हुई और किसने करी? तो लिखिएगा आप, इसकी खोज जो है दोस्तों स्वीडन के वैज्ञानिक है सीले ने। तो स्वीडन के सीले ने, किसने? सीले ने। इसकी खोज किसने करी थी? तो स्वीडन के सीले नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज करी थी। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और इन्होंने इसके बारे में कब खोज करी थी? तो इसके बारे में इन्होंने 1772 ईस्वी में बताया था कि ऑक्सीजन नामक एक तत्व भी पाया जाता है, ठीक है। ये बातें आपको याद हो गई। तो क्या क्या याद रखना है? प्रतीक O है, कौन से वर्ग में पाया जाता है? 16वें वर्ग में। इसको किस नाम से जाना जाता है? कैल्कोजन के नाम से। इसकी खोज किसने करी? तो स्वीडन के वैज्ञानिक है सीले ने। कब करी? तो 1772 में। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट गुण है, उनके बारे में बात करते हैं। तो आप यहां लिखिएगा दोस्तों गुण, ठीक है। तो ऑक्सीजन के कुछ इंपॉर्टेंट गुण हैं, जैसे कि सबसे पहला कि यह रंगहीन होती है। कैसी होती है दोस्तों? रंगहीन। इनकी प्रॉपर्टी पे बेस्ड भी क्वेश्चन आता है। तो रंगहीन होती है। ये गंधहीन होती है। कैसी होती है? गंधहीन होती है, ठीक है। नेक्स्ट, आप ये याद रख सकते हो कि ये जो है दोस्तों वायु से कुछ भारी होती है, यानी वायु से ये भारी होती है। ये भी याद रखना है, वायु से कुछ भारी होती है, ठीक है। वायु से क्या होती है? थोड़ी सी ये भारी होती है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को इसमें याद रखना है कि ये ठंडा, इसको जब ठंडा किया जाता है तो नीले रंग के द्रव में परिवर्तित होती है। तो ठंडी होने पर नीले रंग के द्रव में, नीले रंग के द्रव में परिवर्तित होती है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। परिवर्तित होती है, ठीक है। तो पहला रंगहीन होती है, गंधहीन होती है। सेकंड, वायु से कुछ भारी होती है। थर्ड, ठंडी होने पर ये कौन से द्रव में बदल जाती है? तो नीले कलर के द्रव में बदल जाती है, ठीक है। ये गैस स्वयं नहीं जलती है। तो आप लिखिए गैस स्वयं नहीं जलती है, लेकिन ये जलाने में सहायक होती है। तो गैस स्वयं नहीं जलती, लेकिन जलाने में सहायक होती है। जलाने में सहायक होती है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि जो गैस है, ऑक्सीजन गैस, वो खुद तो नहीं जलती है, लेकिन यह दूसरी वस्तुओं को जलाने में सहायक होती है, ठीक है। इसकी प्रकृति किस प्रकार की होती है?
तो इसकी जो प्रकृति है दोस्तों वह अनुचुंबकीय होती है, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो प्रकृति अनुचुंबकीय, यहां से क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है, अनुचुंबकीय, ठीक है, अनुचुंबकीय होती है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है कि देखो रंगहीन है, गंधहीन है, वायु से कुछ भारी है, ठंडी होने पर नीले रंग के द्रव में परिवर्तित होती है, गैस स्वयं नहीं जलती है लेकिन यह दूसरी वस्तुओं को जलाने में सहायक होती है। प्रकृति इसकी किस प्रकार की होती है, तो यह अनुचुंबकीय होती है। कैसी होती है, अनुचुंबकीय होती है। नेक्स्ट पॉइंट ये याद रख सकते हैं कि यह द्विक परमाणुक है। क्यों, क्योंकि O तो इसका प्रतीक है, लेकिन इसे जब आप लिखोगे कहीं पर भी तो O2 के रूप में लिखोगे, तो यह द्विपरमाणुक यानी दो परमाणुओं वाली द्विपरमाण्विक द्विपरमाण्विक अणु है। कैसा है दोस्तों, यह द्विपरमाण्विक अणु है। ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है। तो टोटल इसकी 6, अभी तो और है लेकिन 6 याद करिए। पहली क्या है, रंगहीन है, गंधहीन है। दूसरी वायु से कुछ भारी है। तीसरी ठंडी होने पर किसमें कन्वर्ट होगी, नीले रंग में। क्यों, क्योंकि आसमान नीला दिखाई देता है, ऐसे याद रखो। ऑक्सीजन नीले कलर में चेंज होगी क्योंकि ऑक्सीजन जो आसमान है वो नीला दिखाई देता है। गैस स्वयं नहीं जलती है लेकिन ये दूसरों को जलाने में सहायक होती है। जिस प्रकार से कुछ लोग खुद तो आईएएस नहीं बन पाते लेकिन जो टीचर्स है वो दूसरों को आईएएस बना देते हैं। प्रकृति इसकी कैसी होती है, अनुचुंबकीय होती है। यह द्विपरमाण्विक अणु है। नेक्स्ट आप लोगों को याद रखना है दोस्तों कि आयतन के अनुसार जो ऑक्सीजन है दोस्तों वह लगभग कितनी मात्रा है, तो 20.29%। तो आप लिखिए आयतन में ऑक्सीजन लगभग 20.29%, ऑक्सीजन लगभग इतनी मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। तो आयतन में अगर देखें, हम आयतन के अनुसार देखें तो ऑक्सीजन लगभग कितने प्रतिशत पाई जाती है, 20.29% जो है ऑक्सीजन की मात्रा है। ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है। और इसे प्राण वायु भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, आपके लाइफ एयर या फिर आप कह सकते हो प्राण वायु भी कहते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को इसमें याद रखना है कि ये जब संयुक्त अवस्था में होता है तो ये जल में पाया जाता है, ये आप लोग जानते ही हैं। और जिसमें जो है भार के विचार से अगर देखा जाए तो ये 88.9% रहता है। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो संयुक्त अवस्था में जल में पाई जाती है, संयुक्त अवस्था में जल में पाई जाती है, जिसमें भार के अनुसार ये कुछ ऐसे डाटा हैं जो देखो कई बार क्वेश्चन आए हैं लेकिन अभी तक पता ही नहीं चल रहा है लोगों को। जिसमें भार के अनुसार 88.9% रहती है, ठीक है। कौन, ऑक्सीजन गैस। तो जल में ऑक्सीजन का कितना भार होता है, 88.9% भाग रहता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट 10वां पॉइंट, अगर हमें प्रयोगशाला में यानी लैब में मुझे अगर आपके ऑक्सीजन गैस बना करके बतानी है तो मैं क्या करूंगा कि पोटेशियम क्लोरेट KClO3 को मैग्नीशियम डाइऑक्साइड MnO2 के साथ में उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करवाऊंगा, कैटालाइजर्स की उपस्थिति में रिएक्शन करवाऊंगा। और कितने डिग्री टेम्परेचर पर, तो 375 डिग्री सेल्सियस पर, तब मुझे एक ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी। तो आप लिख सकते हो कि प्रयोगशाला
प्रयोगशाला में, ठीक है, ऑक्सीजन गैस पोटेशियम क्लोरेट यानी कि KClO3 को मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी कि आपका MnO2, ठीक है। तो प्रयोगशाला में O2 गैस को बनाने के लिए पोटेशियम क्लोराइड को, KClO3 को मैग्नीशियम डाइऑक्साइड यानी MnO2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में 375 डिग्री सेल्सियस, कितना टेम्परेचर है, 375 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर गर्म किया जाता है, ठीक है। तब हमें ऑक्सीजन मिलती है, किया जाता है, तो ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगी। तो प्रयोगशाला में अगर हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त करनी है तो पोटेशियम क्लोरेट KClO3 को, मैं इसकी आपको रिएक्शन बता देता हूं, देखो इस प्रकार से आप रिएक्शन भी लिख सकते हो, एक सेकेंड, ठीक है। तो आप यहां पर इसकी रिएक्शन लिख सकते हो KClO3, हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं MnO2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में 375 डिग्री सेल्सियस पर, तब हमें O2 गैस प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। क्या प्राप्त होगी, O2 गैस प्राप्त होगी। पूरी रिएक्शन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अभी हमारे काम की नहीं है, हमें केवल ये याद रखना है ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से इस शॉर्टकट में पूरी ऊपर वाली थ्योरी कवर हो जाएगी, ठीक है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ये बात पूरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों कि आपको अगर जो है कृत्रिम श्वसन देना है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप ऑक्सीजन से संबंधित, कि कृत्रिम श्वसन यानी कि जब कोई व्यक्ति खुद श्वास नहीं ले पा रहा तो उसको जब हम श्वास दे रहे हैं तो कृत्रिम श्वसन में, जब आप कृत्रिम श्वसन करवा रहे हो तो कृत्रिम श्वसन में हीलियम यानी कि He और ऑक्सीजन गैस यानी O2 का मिश्रण किया जाता है और उसके बाद में बनाई जाती है। तो किसका यूज करोगे, O2 का मिश्रण उपयोग में लाया जाता है, मिश्रण उपयोग में लिया जाता है, ठीक है, लिया जाता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि कृत्रिम श्वसन में हम हीलियम और O2 का मिश्रण उपयोग में लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों आप लोगों के लिए 12 नंबर का पॉइंट कि जो द्रव जो ऑक्सीजन गैस है यानी कि द्रवीभूत ऑक्सीजन का उपयोग, द्रव ऑक्सीजन का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो द्रवीभूत ऑक्सीजन का उपयोग रॉकेट ईंधन में, कहाँ पर दोस्तों, तो रॉकेट ईंधन के रूप में करते हैं, रॉकेट ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि जो द्रव ऑक्सीजन गैस होती है उसका उपयोग हम रॉकेट ईंधन के रूप में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे ज्यादा अभी तक के लिए, क्योंकि जनरली क्वेश्चन जो है यहां से ही पूछ लिया जाता है कि ऑक्सीजन के समस्थानिक कितने हैं। तो ऑक्सीजन के समस्थानिक, क्या दोस्तों, समस्थानिक, तो ऑक्सीजन के जो समस्थानिक है उन कितने हैं, टोटल 3। कौन कौन से हैं, तो एक है दोस्तों आपका, देखिए 3 मैं लिख रहा हूं, एक का भार होता है आपके 16, एक का होता है 17, एक का होता है 18, और सबकी जो है आप यहां पर भी लिख सकते हैं क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि परमाणुओं को प्रदर्शित किस प्रकार से किया जाता है। तो आप यहां 8 लिखे चाहे इस साइड 8 लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 3 समस्थानिक है। और समस्थानिक क्या होते हैं, तो समस्थानिक मैं पीछे बता चुका हूं, वापस याद दिलवाता हूं। समस्थानिक वे होते हैं जिनकी परमाणु संख्या तो समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, उन्हें कहा जाता है ऑक्सीजन के समस्थानिक, या उन्हीं तत्वों को क्या कहा जाता है, एक दूसरे का
समस्थानिक कहा जाता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के लिए, और ये 14वां नंबर का पॉइंट है, आपके 14 पॉइंट मैंने ऑक्सीजन से संबंधित लिखवाए हैं, और ये पॉइंट है कि ऑक्सीजन का उपयोग आप ऑक्सी हाइड्रोजन एवं ऑक्सी एसिटिलीन जो है वो ज्वाला उत्पन्न करने में भी होता है, ये लिख लीजिए। तो ऑक्सीजन का उपयोग ऑक्सी हाइड्रोजन तथा ऑक्सी हाइड्रोजन और किसका उपयोग करोगे आप, ऑक्सी एसिटिलीन, ठीक है। तो ऑक्सी एसिटिलीन का ज्वाला उत्पन्न में किया जाता है, ज्वाला उत्पन्न में किया जाता है, ठीक है। तो ये टोटल 14 पॉइंट है जो मैं आप लोगों को लिखवा चुका हूं। बाकी आपको जनरल बातें तो पता ही होगी, मैं एक बार ये पूरा रिवाइज करवा देता हूं। ऑक्सीजन गैस के बारे में हमने जहां से पढ़ना स्टार्ट करा था, तो देखिए ऑक्सीजन गैस का प्रतीक क्या है। ऑक्सीजन गैस का प्रतीक है O। क्या प्रतीक है दोस्तों आपका, O, ठीक है। ये कौन से वर्ग में पाया जाता है, 16वें वर्ग में। इसके साथ और क्या पाया जाता है, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलेनियम भी पाए जाते हैं। जो प्रथम 4 है OSAT, ये क्या कहलाते हैं, कैल्कोजन कहलाते हैं, क्योंकि ये अयस्क बनाते हैं। आप और बात याद रखना चाहे तो पोलेनियम जो है इसके पूरी आपके सबसे ज्यादा समस्थानिक पाए जाते हैं पूरी आवर्त सारणी में। टोटल 27 समस्थानिक पाए जाते हैं पोलेनियम के, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके इसकी खोज की गई थी वो स्वीडन के सीले नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई। किसके द्वारा, सीले नामक के द्वारा। कब करी थी दोस्तों, तो कब करी गई, 1772 ईस्वी में इसकी खोज की गई। फिर हमने पढ़े इसके कुछ इंपॉर्टेंट गुण, जैसे पहला पॉइंट कि रंगहीन होती है, गंधहीन होती है ये गैस, वायु से ये कुछ भारी होती है, ठंडी होने पर ये नीले रंग के द्रव में परिवर्तित हो जाती है, गैस स्वयं नहीं जलती है लेकिन ये जलाने में दूसरों को सहायक होती है, इसकी प्रकृति अनुचुंबकीय होती है, यह द्विपरमाणविक अणु है। क्यों, क्योंकि हम इसे रिप्रेजेंट O2 से करते हैं, तो ये देखो O दो बार है तो द्विपरमाणविक अणु कहलाते हैं। नेक्स्ट, संयुक्त अवस्था में जल में पाई जाती है ये, ठीक है। एक सेकेंड, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ देखिए, तो आयतन में जो है ऑक्सीजन लगभग कितनी है दोस्तों, तो 20.29% मात्रा में पाई जाती है। इसे प्राणवायु भी कहते हैं। संयुक्त अवस्था में जल में पाई जाती है ये, और जिसमें जो है ऑक्सीजन का भार कितना है, तो 88.9% ऑक्सीजन का भार होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों आपके कि प्रयोगशाला में अगर मुझे कहा जाए ऑक्सीजन गैस कैसे बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, पोटेशियम क्लोरेट यानी कि KClO3 को मैग्नीशियम डाइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 375 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करूंगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बताया मैंने कि आपको अगर कृत्रिम रूप से श्वसन क्रिया करवानी है, तो मुझे जो कृत्रिम रूप से श्वसन देना होगा उसमें मैं किसका उपयोग करूंगा, हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का। किसका दोस्तों, हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का। नेक्स्ट, जो द्रव ऑक्सीजन गैस होती है उसका उपयोग आप रॉकेट ईंधन के रूप में भी कर सकते हो। किसके रूप में, रॉकेट ईंधन के रूप में भी कर सकते हो, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक पाए जाते हैं, तो 3 समस्थानिक। क्या होते हैं, वे तत्व या योगी वे तत्व जिनके परमाणु संख्या तो समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो। जैसा कि यहाँ है, एक ऑक्सीजन के 16 भार है, दूसरे का 17 भार है, तीसरे का 18 बार है, और 8 8 8 इनके सभी के क्या है, परमाणु क्रमांक है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका ऑक्सीजन का उपयोग आप ऑक्सी हाइड्रोजन और ऑक्सी एसिटिलीन का ज्वाला उत्पन्न करने में भी हम उपयोग करते हैं। तो ऑक्सीजन का उपयोग जो है ऑक्सी हाइड्रोजन और ऑक्सी एसिटिलीन की जो ज्वाला होती है उसको उत्पन्न करने में भी हम इसका उपयोग करते हैं। अब आगे नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूंगा दोस्तों आप लोगों के सामने ऑक्सीजन से संबंधित इंपॉर्टेंट तत्व है आप लोगों का जो यौगिक है ओजोन यानी कि O3। O2 तो क्या कहलाता है,
ऑक्सीजन। O3 क्या कहलाता है? ओजोन। लेकिन ये ऑक्सीजन से ही बना है, इसलिए हमें O3 के बारे में भी जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, इसके बारे में जो आपके पास जानकारी हो वो आप इकट्ठा करिएगा, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पूरी इसकी जानकारी दे दूंगा, इसके उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं वो सब कुछ डिटेल। ठीक है, थैंक यू। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।